बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th हमारी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। उसी का चैप्टर सेकंड हम पढ़ रहे थे दो ध्रुवीयता का अंत। पार्ट 2 है हमारा ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा आज का हमारा, जो कि है सोवियत संघ के विघटन के कारण, टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2 रहेगा हमारा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। ठीक है, इन दोनों ही टॉपिक से संबंधित आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विघटन के कारण क्या थे, इसके क्या परिणाम निकले। तो विघटन को समझने से पहले कल मैंने आपको समझाया था सोवियत प्रणाली के बारे में। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि सोवियत संघ का विघटन तो चलो मान लेते हैं कि बहुत सारे कारणों से हो गया, लेकिन ये पहले कैसा था विघटन से पहले, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको कल ही बता रखी थी सारी चीजें। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या है। तो सबसे पहला, राजनीतिक प्रणाली की मतलब वहाँ पे जो पार्टी थी वो एक ही पार्टी थी, दूसरी मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी थी। वहाँ पे विकास योजनाबद्ध तरीके से हुआ था, राज्य के नियंत्रण में था। अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। यहाँ की जो परिवहन प्रणाली थी, जो संचार प्रणाली थी, काफी उन्नत थी। यहाँ पे बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी। इसके पास बहुत ही ज्यादा ऊर्जा संसाधन थे, जैसे कि तेल, खनिज, इस्पात, मशीनरी, ये सभी उपलब्ध थे। इसके पास घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी थे, जैसे कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही समृद्ध था। पिन से लेकर कार तक के हवाई जहाज तक ये खुद ही बनाते थे। ठीक है, सरकार के द्वारा नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया गया था, यानी कि स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण के लिए सस्ते दामों पर वस्तुओं को मुहैया कराना, ये सभी सोवियत संघ के अंतर्गत होता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे कारण बनते हैं जिसके बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो आता है सोवियत संघ के विघटन के कारण। सबसे पहला कारण है कि सोवियत संघ के पास जितने भी उसके संसाधन थे, उसने उनका अनुचित उपयोग किया। अनुचित उपयोग किस तरीके से किया भाई, तो इसे आप ऐसे समझ लो कि जितने भी संसाधन थे उसने क्या किया, सैन्य साजो सामान, यानी कि सेना से संबंधित जो सामान थे, जो हथियार थे, ठीक है, साथ ही साथ परमाणु हथियार उसने बनाए। किसने, सोवियत संघ। तो इसमें उसने अपने संसाधन बर्बाद किए। साथ ही साथ इसने देखा कि पूर्वी यूरोप जो है वो हमारे साथ बना रहे, हमारा पिछलग्गू बना रहे, तो उनके विकास के लिए इसने बहुत सारा पैसा खर्च किया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ के द्वारा हथियार की होड़ की वजह से, सैन्य जो सामान वगैरह था उसको और अधिक बनाने की वजह से, वे देश जो इसके पिछलग्गू बने रहे, इसके पीछे बने रहे, इसके नियंत्रण में रह सके, उनके विकास के लिए इसने जो अपने संसाधन का अनुचित उपयोग किया है, ये उसका एक कारण है। ठीक है, इसकी वजह से इसकी इकोनॉमी गिरती गई, हथियार ये बनाते गए तो कॉटन बन गया एक तरीके से, मतलब कह सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर ये थोड़ा थोड़ा विघटित होने लगा, यानी कि कमजोर पड़ने लगा। दूसरा आ जाता है नागरिकों की असंतुष्टि तथा जागरूकता। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जो नागरिक थे सोवियत संघ में, वो क्या थे, काफी असंतुष्ट थे और फिर धीरे धीरे जागरूक भी होने लगे। कैसे, पहला पॉइंट क्या है इसमें कि नागरिकों से ज्यादा जो विशेष अधिकार थे वो नेताओं के पास थे, यानी कि नेताओं को इतने ज्यादा विशेष अधिकार मिले थे जिसकी वजह से जो जनता थी वो काफी नाराज थी, क्योंकि उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई विशेष अधिकार नहीं मिला हुआ था। दूसरा, नागरिकों को ना तो अभिव्यक्ति का आधार मिला था, ना ही तो आलोचना का अधिकार, यानी कि ना तो वो सरकार के खिलाफ अभिव्यक्ति कर सकते थे, ना ही तो उनकी आलोचना कर सकते थे, तो इसलिए वो काफी असंतुष्ट थे। ठीक है, तीसरा क्या है कि मीडिया जो थी इस पर भी सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का मतलब होता है कि अगर आपको सरकार के बारे में कुछ भी छापना है, कुछ भी बोलना है, तो आपको उससे पहले सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो नागरिक थे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब बारी आती है जागरूकता की। तो पॉइंट नंबर 4 है जागरूकता के बारे में। जनता को ये चीज पता लग चुकी थी कि सरकार ने उन्हें कई सालों से धोखे में रखा है। कैसा धोखे में, सरकार जो थी वो ये कहती थी कि हम बाकी देशों से काफी तेजी से विकास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, क्योंकि ये लोग उतना तेजी से विकास नहीं कर रहे थे, ये लोग और कमजोर पड़ते जाते थे। लेकिन सरकार जनता से कहती थी कि हम विकास कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। तो जो नागरिक थे वो काफी असंतुष्ट थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे जागरूक बने, तो ये भी कहीं ना कहीं विघटन का कारण बनता है। ठीक है, नागरिक एक दूसरे के साथ में मिलकर, ठीक है, एक कम्युनिटी बनाकर अपने माइंड को शार्प करके, ठीक है, कम्युनिटी वगैरह बनाकर एक तरीके से कह सकते हैं कि वो इस विघटन में काफी अहम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब सरकार का विरोध होगा
ठीक है, नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं मिलेगा, मीडिया पर सेंसरशिप लगी होगी, उन्हें धोखे में रखा जाएगा, तो कौन रहना चाहेगा ऐसी सरकार में? और सरकार बदलेगी, दूसरी आएगी तो विघटन होना बनता है। तो ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक, मतलब दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं, एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि सोवियत संघ में किस पार्टी का राज था? सीपी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो लगभग 70 सालों तक इस कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया था, जो कि जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे। यानी कि एक तो ये शासन भी करती थी, पूरे कितने 70 वर्षों तक किया, और साथ ही साथ ये जनता जो थी उसको किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं देती थी अगर कुछ पूछा जाए। पहले बात तो पूछते नहीं थे, और ये मानते नहीं थे हम जवाब क्यों देंगे, अरे छोड़ो, बस ये भ्रष्टाचार फैलाए जा रहे थे नेताओं के द्वारा। इनको मतलब नेता जो थे, इनके जितने भी इन्हें विशेष अधिकार मिले थे, ये उनका गलत उपयोग करते थे, ठीक है, जिससे क्या होता था? भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। ये लोग अपने बाजार को खोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर बाजार खुलेगा, विदेशी मुद्रा आएगी, विदेशी कंपनी आएगी, तो इनका कहीं ना कहीं जो शासन है वो खत्म हो सकता था, इसलिए ये बाजार भी खोलना नहीं चाहते थे। नागरिक जो थे वो नेताओं से नाराज हो रहे थे, सरकार के खिलाफ विरोध धरना प्रदर्शन किए जा रहे थे। तो एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा था। अगला पॉइंट, अगर पूछेगा कि सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण क्या है, ठीक है, यानी कि उस समय के दौरान का तात्कालिक कारण क्या है, तो वो है भैया राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता का उभार। यानी कि राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ने लगी, संप्रभुता का उभार आने लगा। कैसे? यानी कि राष्ट्रवाद, हमारा देश, संप्रभुता यानी कि हमें आज़ादी चाहिए, इस तरीके से। तो दो गणराज्य, एक रूस और बाल्टिक गणराज्य, इसमें एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, यूक्रेन तथा जॉर्जिया, इन्होंने क्या किया? सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे कि अब हम अलग होना चाहते हैं, राष्ट्रवाद हम अपनाएंगे, यानी कि खुद को मजबूत बनाएंगे सोवियत संघ से अलग होकर। तो यह है एक तात्कालिक कारण, ठीक है। उसके बाद अगला कारण देखते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीतियां। मैंने आपको बताया था मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा दो नीतियां चलाई गई थी, ठीक है। एक जो थी वो थी पुनर्रचना की, ठीक है, एक थी पुनर्रचना की, और एक जो थी वो थी खुलेपन की, ठीक है। तो ये दोनों नीतियां जब ये चला रहे थे तो जनता के द्वारा काफी विरोध भी किया जाता था। अगर आपको याद हो तो यूएसएसआर जो था, यानी कि सोवियत जो था, सोवियत संघ, इसमें जो यूरोप, पूर्वी यूरोप जो था, ठीक है, पूर्वी यूरोप के जो देश जो यूएसएसआर में शामिल थे, वो मिखाइल गोर्बाचेव का काफी ज्यादा विरोध कर रहे थे। साथ ही साथ जो सीपी थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो भी इनका विरोध कर रही थी। तो इस तरीके से इनकी नीतियां नहीं चल पाई। तो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पश्चिम मतलब अपने सोवियत संघ को पश्चिमी की बराबरी तक लाने के लिए, प्रशासनिक ढांचे में ढील देने के लिए इन्होंने कहा कि हम ये सारी जो बातें वो करेंगे। लेकिन जब इन सुधारों को लागू किया गया और व्यवस्था में ढील दी गई, तो लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक ऐसा ज्वार उमड़ा जो अभी तक इनको शायद ही पता होता, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। यानी कि अब जो था गोर्बाचेव की नीतियां जो थी वो जनता के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, और जो बाकी के पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनके द्वारा भी करी जा रही थी। इनकी क्या कह सकते हैं कि विरोध किया जा रहा था। अब यहाँ पे दो चीजें निकल के आई। एक पहली सोच आई जनता के बारे में। जनता जो थी वो ये कहती है कि गोर्बाचेव जो है उन्हें और तेजी से कदम उठाने चाहिए, जिससे कि विकास और तेजी से किया जा सके। दूसरी सोच क्या थी? जनता का तबका, यानी कि जनता और साथ ही साथ पार्टी के सदस्य कहते थे कि हमारी सत्ता और हमारे विशेष अधिकार खत्म हो रहे हैं और गोर्बाचेव बहुत ज्यादा जल्दी दिखा रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई? इस विवाद के कारण गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बट गया। यानी कि गोर्बाचेव का जो समर्थन था वो भी जाता रहा, और जब आपको पता है कि आप जिस पार्टी के नेता हो, सीपी के, उसी पार्टी से अगर आपका समर्थन हट जाएगा तो सिंपल सी बात है कि आपका जो तख्ता पलट है वो तो होना ही है। तो आपका समर्थन हट गया, जनमत हट गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीतियां भी सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी, ठीक है। उसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट में आप लिख देंगे कि 1991 के दिसंबर में येल्तसेन के नेतृत्व में सोवियत संघ के तीन बड़े गणराज्य, एक तो रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन्होंने मिलकर सोवियत संघ के
समाप्ति की घोषणा कर दी। ठीक है, तो अब आपको सोवियत संघ के विघटन के कारण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कौन कौन से कारण थे दोबारा से आपको समझा देता हूँ सारे के सारे कारण। देखो, सबसे पहला कारण क्या है कि जो संसाधन थे उनका अनुचित उपयोग कर रहे थे। दूसरा कारण, नागरिक जो थे वो असंतुष्ट थे और काफी जागरूक भी हो रहे थे। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है कि एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार यानी कि सीपी का अत्याचार। फिर चौथा कारण है तात्कालिक कारण क्या था, और सबसे आखिरी कारण है हमारा मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीतियां। और देन लास्ट में लिख देंगे एक ये कि किस तरीके से वो विघटित हुआ। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ था। चलिए, अब अगर आपके दिमाग में कोई आपका डाउट होता है, कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा जैसे ही टाइम मिलेगा। इंस्टाग्राम पे आपको इस सर्च में लिखना है जस्ट स्मार्ट नॉलेज, और जो चैनल का आइकन है इस तरीके का एक अकाउंट आ जाएगा, उससे आप फॉलो कर लीजिएगा, नाम रहेगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझेंगे, चलो भैया विघटन हो गया 1991 में, अब इसके क्या क्या परिणाम हुए, क्या क्या परिणाम निकल के सामने आए। तो सबसे पहला परिणाम था शीत युद्ध की समाप्ति। आपको पता है कि 1945 से लेकर 1991 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया, ठीक है, तब तक यूएसए और यूएसएसआर इसके बीच में शीत युद्ध बना रहा था कई कारणों की वजह से। तो वो शीत युद्ध जो था वो अब खत्म हो गया था। सोवियत संघ विघटित हो गया तो शीत युद्ध बचेगा ही नहीं, क्योंकि एक महाशक्ति तो खत्म हो गई। ठीक है, विचारधाराओं की लड़ाई समाप्त हो गई, क्योंकि यूएसए जो था उसने कौन सी अपना रखी थी, पूंजीवाद, और यूएसएसआर ने साम्यवाद। यूएसए से मेरा मतलब है अमेरिका। ठीक है, और अमेरिका गुट जो कि पूंजीवाद था, और यूएसएसआर जो कि साम्यवादी गुट था। तो विचारधाराओं की एक जो लड़ाई थी वो भी यहाँ पे खत्म हो गई। तीसरा कारण कह सकते हैं गुटबंदी का खत्म होना, जैसे पूर्वी और पश्चिमी गुट। तो एक जो था उसका पूर्वी गुट था, एक जो था उसका पश्चिमी गुट था। तो ये गुटबंदी भी एक तरीके से कह सकते हैं खत्म हो गई। तो छोटे छोटे शीत युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो गया, विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हो गई, और गुटबंदी पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब बात आ जाती है कि जब विघटन हो गया सोवियत संघ का, तब कुछ नव गणराज्यों का उदय हुआ, नव स्वतंत्र जो राष्ट्र हैं। ठीक है, कौन से राष्ट्र? आपको पता है सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। तो जैसे ही इसका विघटन हुआ तो 15 नव स्वतंत्र देशों का उदय हुआ। इन 15 नव स्वतंत्र देशों में पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, और जब पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा, जब कोई राष्ट्र स्वतंत्र होता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? अपना आर्थिक विकास कैसे करे, अपना सामाजिक विकास कैसे करे। तो मान सकते हैं कि उदय तो हुआ 15 गणराज्यों का, यानी कि जो नए देश थे, गणराज्य नहीं यहाँ पे, क्योंकि गणराज्य जो शब्द है वो थोड़ा अलग हो जाता है। आप यहाँ पे लिखेंगे 15 देश। ठीक है, 15 देशों का एक तरीके से कह सकते हैं उदय हुआ। तो जब भी कोई नया देश बनता है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? अपना आर्थिक और सामाजिक विकास करने की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट आ जाता है विश्व में एकल वर्चस्व की शुरुआत। इसका मतलब क्या है? जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं था तब तक दो महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो अब विश्व में केवल एक ही महाशक्ति बची, अमेरिका। तो विश्व जो था वो अब एकल वर्चस्व की तरफ मुड़ गया था, तैयार हो गया था, क्योंकि अमेरिका महाशक्ति बची, और अमेरिका महाशक्ति को अब कोई भी टक्कर देने वाला नहीं था। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का बदलता हुआ स्वरूप। आपको पता है आपके पास जो आपने अगर कोई संस्था खोली है उसमें आपको जो जितना पैसा देगा आप उसी के पक्ष में जाओगे। तो हुआ कुछ यूं कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अमेरिका ने, जैसे विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऐसी जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी उसमें अनुदान और बढ़ा दिया, और अब कोई ज्यादा देने वाला था नहीं। तो ये सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं पूंजीवादी हो गई, और इन पूंजीवादी देशों की सलाहकार बन गई, और इन्हीं के आधार पर ये वैश्विक लेवल पर जो कानून है, जो नियम है, वो बनाने लगे। तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो थी उनका स्वरूप भी बदलने लगा। ठीक है, तो सोवियत संघ के विघटन के ये कुछ 5-6 परिणाम हो गए। अब बारी आती है अगले परिणाम की, हथियारों की होड़ की समाप्ति। आपको पता है कि यूएसए और यूएसएसआर, ये दोनों गुट जो थे, इन दोनों गुटों की सेनाओं को लेकर, हथियारों को होड़ को लेकर, परमाणु हथियारों के संचय को लेकर बहुत क्रिटिसाइज्म चलता रहता था। ठीक है, तो वो जो क्रिटिसाइज था वो एक तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि एक महाशक्ति तो चली गई, खत्म हो गई। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न। आपको पता है
कि जब सोवियत संघ विघटित हो गया, उससे पहले शीत युद्ध था, तो शीत युद्ध के दौरान ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन लाया गया था। किस लिए? ताकि देखो, एक तो था क्या, यूएसए था, यहाँ लिखता हूँ, एक था यूएसए और एक था यूएसएस। तो कुछ देश जो थे वो यूएसए में शामिल हो गए, कुछ जो थे वो यूएसएसआर में। वो देश जो इन दोनों में ही शामिल नहीं होना चाहते थे, उनके लिए ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था ये निकल के आया था। ठीक है, तो जब अब सोवियत संघ खत्म हो गया, अब गुटबंदी खत्म हो गई, तो अब तो बहुत सारे गुट यहाँ पे आ गए, तो अब इसकी क्या आवश्यकता रहेगी? तो विद्वान ये कहते हैं कि शीत युद्ध की पकड़ को ढीला करने के लिए एवं जो नव स्वतंत्र देश थे उनके विकास के लिए तीसरे विकल्प के रूप में ये सामने आया, तो अब इस आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक है, उसके बाद आतंकवाद का उदय। इसका मतलब क्या है? अमेरिका केवल एक महाशक्ति बचा, तो इसने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कई देशों में हमले किए और आतंकवाद को बढ़ाया, जैसे कि ईरान में, अफगानिस्तान में बहुत सारे इसने ऑपरेशन चलाए। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशन से नाम मुझे याद नहीं आ रहे, जैसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम वगैरह बहुत सारे हैं। 9/11 की घटना आप समझ सकते हो। ठीक है, मतलब 9/11 की घटना तो खैर भारत के संदर्भ में, मतलब एक तरीके से आतंकवाद का उदय हो गया था। ठीक है, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, ये सबसे आखिरी पॉइंट है। जो रूस था यानी रशिया जो था, उसे सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना दिया गया। रूस को वो सभी अधिकार मिले जो सोवियत संघ के पास थे, और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में उसे स्थायी सदस्यता मिली, परमाणु हथियार मिले। जो संधियां जो थी सोवियत संघ के द्वारा चलाई जा रही थी, वो सोवियत जो रूस था उसके द्वारा चलाई जा रही थी। ठीक है, तो ये कुछ सोवियत संघ के परिणाम, मतलब सोवियत संघ के विघटन के परिणाम के सामने आते हैं। ठीक है, अभी आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो शुरुआत से हमने समझा कि सोवियत प्रणाली, जिससे सोवियत संघ काफी मजबूत हुआ था, ये किस तरीके से खत्म हुई और कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ जो था वो विघटित हो गया। अब विघटित होने में बहुत सारे कारण थे। ठीक है, अब जब विघटित हो गया पूरी तरीके से, जब विघटित हो गया, ये जो भी कारण रहे होंगे, उसके बाद क्या क्या यहाँ पे परिवर्तन आए, तो हर एक परिवर्तन पे यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, और आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। ये हैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके से आज की हमारी जो वीडियो थी, जिसमें हमने देखा सोवियत संघ किस तरीके से विघटित हुआ और कैसे कैसे परिणाम निकल के आए। अब आपके दिमाग में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अपना कमेंट जो फीडबैक है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।